हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ठीक है मेरे भाई, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर का चित्र देखेंगे। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका संरचना क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर का। ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर का एकमात्र क्वेश्चन है मेरे भाई, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, हमेशा आता है, हमेशा आता है। और मैं ये भी गारंटी ले रहा हूँ मेरे भाई, आज का ये वीडियो जो 20 मिनट का होने वाला है, जो 20 मिनट का होने वाला है मेरे भाई, अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर का चित्र है और जो इसका सिद्धांत, जो संरचना, सूत्र, मतलब ट्रांसफार्मर टॉपिक आपका यहाँ पर तैयार हो जाने वाला है। और इससे अच्छा वीडियो, इससे सरल वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हुए मेरे भाई, बिना देरी किए हुए, ये है हमारा एक ट्रांसफार्मर का चित्र। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर मेरे भाई कैसे कार्य करता है और क्या करता है आखिर ट्रांसफार्मर। हमारे टीवी में भी ट्रांसफार्मर लगा रहता है, हमारे रेडियो में जो पहले ज़माने का था उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा होता है मेरे भाई, मोबाइल्स में भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो ट्रांसफार्मर मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी का समझ लो हार्ट है। क्या है? हार्ट है। ठीक है, देखो ट्रांसफार्मर में होता क्या है, तो ट्रांसफार्मर मेरे भाई सबसे पहले अन्योन्य प्रेरण पे काम करता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है मेरे भाई? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इन्होंने 2 नियम दिया था मेरे भाई। पहला नियम था वो जो थ्योरेटिकल था, दूसरा नियम उसी को गणितीय रूप में इन्होंने समझाया था। ठीक है, और इनके द्वितीय नियम का यहाँ पर मैथमेटिकल में जब हम लोग यहाँ पर इसके सूत्र को डेरिवेशन करेंगे, भी बस छोटा सा है, ठीक है, उसमें भी अभी फैराडे के द्वितीय नियम यूज में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये समझ लिया कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो किस नियम पे काम करता है, तो वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे काम करता है, या अन्योन्य प्रेरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात अब हम लोग जानते हैं मेरे भाई, ये क्या करता है, तो ये मेरे भाई ये वोल्टता को, ये वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। कैसे मेरे भाई? देखो, जब प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट एसी जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होती है, तो यह एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र लौह क्रोड के माध्यम से द्वितीय कुंडली में पहुंचता है और उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। और इस विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के नाते उसमें एक क्या उत्पन्न हो जाती है? एक विद्युत वाहक ईएमएफ जब उसमें डेवलप हो जाता है दूसरे कुंडली में मेरे भाई, तो उसके नाते उसमें धारा परिवर्तित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, बहने लगती है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले, ये हमारा रहा चित्र। ठीक है मेरे भाई, ये रहा है आप लोगों का डायग्राम। ठीक है, किसका? ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में सबसे पहले समझना है कि 2 कॉइल्स होते हैं, मतलब 2 कुंडलियां होती हैं, जो कि पहला ये है हमारा और दूसरा ये है। ठीक है, अब मेरे भाई इसमें हमने तार लपेट दिया है। क्या? ये तार लपेटा हुआ है। ठीक है, जो प्राथमिक, अब इस बात को समझना आप लोग, देखो यहाँ पर संरचना इसकी समझते हैं। देखो संरचना में इसके बेसिकली 3 भाग होते हैं। पहला होता है मेरे भाई प्राथमिक कुंडली, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें एंटर करते हैं, इसमें एंटर कराते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारी एंटर होती है और इधर से निकलता है। ठीक है, जो हम इधर से हम लोग इनपुट करते हैं और इधर से हमारा आउटपुट निकलता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये मेरे भाई ये जो आप लोग देख रहे हो ब्लैक कलर से, ये होती है पटलित नर्म लोहे की क्रोड। ठीक है, पहला तो प्राथमिक कुंडली हो गया, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है द्वितीय कुंडली, ये आप लोग देख सकते हो। और दूसरा क्या होता है? द्वितीय कुंडली। इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, किसके नाते? जो, क्योंकि जब हम लोग इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज को इनपुट देते हैं, मतलब इसे इधर हम लोग जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसमें देते हैं प्राथमिक कुंडली में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेरे भाई इसके चुंबकीय फ्लक्सों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसके चुंबकीय फ्लक्सों में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, तो इसके नाते इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के नाते इसमें यानी द्वितीय कुंडली में क्या होता है? ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल, उत्पन्न हो जाता है। और इस विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के नाते इसमें क्या हो जाता है? धारा बहने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है और इधर से धारा निकल जाती है। समझ में आ गई है इतनी बात हमारी? ठीक है, तो संरचना में भी आप लोगों ने समझ लिया कि मुख्यतः ये जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन हो गया मेरे भाई? प्राथमिक कुंडली। इसका कार्य क्या है? इसमें हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, द्वितीय कुंडली क्या करती है? द्वितीय कुंडली जो हमारी होती है मेरे भाई, इधर से धारा निकलता है, करंट निकलता है। ठीक है, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, द्वितीय कुंडली में क्या होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। किसके नाते मेरे भाई? क्योंकि हमने जो हमारा प्राथमिक कुंडली उसमें हमने क्या डाला है? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज उस ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स कर रहा है। ठीक है, उस चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन कर रहा है ट्रांसफार्मर के। तो ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा
तो उसके नाते मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो द्वितीय कुंडली होती है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के नाते यहाँ पर धारा बहने लगती है। ठीक है, धारा उत्पन्न होने लगती है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है मेरे भाई, हमने दो तो बता दिया, और तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है लौह क्रोड, जिसको बोलते हैं आयरन क्रोड। ठीक है, तो ये क्या करता है मेरे भाई, ये देखो ये चुंबकीय क्षेत्र को कुशलता से स्थानांतरित करने का कार्य करता है। मतलब मेरे भाई यहाँ पर जब हमारा, अच्छा हाँ ये रहा। ठीक है, देखो जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब यहाँ से हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज को देंगे या प्रत्यावर्ती धारा को देंगे तो इसमें प्राथमिक कुंडली में क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इधर से ऐसे जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा पटलित नर्म लोहे की क्रोड है जिसके द्वारा ये हमारा ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ठीक है, तो इसी की सहायता से जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो कहाँ पे जाएगा, वो हमारा द्वितीय कुंडली में जाएगा, और यहाँ पर ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, और वह विद्युत वाहक बल धारा उत्पन्न करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अब एक बात आती है मेरे भाई कि जो यहाँ पर ये हमारा नर्म लोहा है इसको हम लोग पटलित क्यों रखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग पटलित इसीलिए क्यों रखते हैं मेरे भाई, क्यों नहीं सर हम लोग इसको ऐसे रख देते हैं, मतलब सिंपल। ठीक है, क्यों पटलित रखते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जवाब ये है मेरे भाई कि लोहे की क्रोड को पटलित इसलिए रखा जाता है ताकि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा ना उत्पन्न हो, क्योंकि ये भंवर धारा क्या करती है, ट्रांसफार्मर में उष्मा हानि करती है। मतलब मेरे भाई अगर ये भंवर धारा इस ट्रांसफार्मर, भंवर का मतलब जो ये गोल गोल नाचता है ऐसे, ठीक है, उस प्रकार का धारा उत्पन्न होता है। फिलहाल ये तो आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि भंवर धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, वो भंवर धारा मेरे भाई इस ट्रांसफार्मर को हीट कर देती है। हीट करने के बाद क्या होता है, इसमें उष्मा का हानि होने लगता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में उष्मा की हानि होने लगती है, और ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी इसकी इफिशियंसी में, मतलब इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है, इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, ठीक है, उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे भाई हम लोग इसको पटलित रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है बातें ना। ठीक है भैया, अब हम लोग आते हैं इसके बनावट के बारे में। ठीक है, अच्छा, ये तो आप लोगों ने ट्रांसफार्मर समझ लिया और ट्रांसफार्मर का बेसिक संरचना समझ लिया कि कितने पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, अच्छा अब अगली बात करते हैं भैया ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक होता है ऊंचाई, एक होता है अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है मेरे भाई, देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। मतलब मेरे भाई हमारे पास यहाँ जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज देंगे वो मान लो कम है, तो वो क्या करेगा, इधर से उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा के देगा, और जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज बढ़ जाएगा तो हमारी धारा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना हमारा धारा भी अधिक होगा, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, अच्छा और दूसरा पॉइंट इसका आप लोग लिख लोगे कि इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या से अधिक होती है। मतलब मेरे भाई मान लो ये हमारा द्वितीय कुंडली है। ठीक है, इसमें देखो फेरों की संख्या 1 2 3 4 5 मतलब ज़्यादा है इसमें। ठीक है, लेकिन ये जो प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या कम है। तो मतलब और हमने यहाँ पर देखो जो कि हमारा एन पी है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, पी का मतलब प्राइमरी, एन का मतलब है नंबर ऑफ, क्या होता है मेरे भाई, फेरों की संख्या। ये जो तार लपेटे गए हैं, ठीक है, ये फेरों की संख्या है। ठीक है, ये देखो कितने फेरे इसमें लपेटे गए हैं, है ना। ये हो गया हमारा एस, एस मतलब सेकेंडरी, और एन मतलब फेरों की संख्या किसकी, वो तार जो इस पर लपेटा गया है। ठीक है, समझ में आ गई बातें, हाँ भैया। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, ये तो समझ लो एक प्रकार का ऊंचाई ट्रांसफार्मर ही है हमने बनाया है, जो ऊंचाई है ना, क्योंकि इसमें देखो द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या वो ज़्यादा है, जो कि एन एस यहाँ पे ज़्यादा है कि नहीं, एन एस देखो यहाँ पर ज़्यादा, 1 हो गया 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देखो 1 2 3 ही बार लपेटा गया है केवल। ठीक है, तो प्राइमरी कुंडली में मतलब प्राइमरी कॉइल में हमने जो फेरों की संख्या है वो क्या कर दी है, वो कम लपेटी है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा लपेटी है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। ये क्या करेगा, जब निम्न प्रत्यावर्ती को, मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसको ये बढ़ा देगा। जो भी अगर हम लोग यहाँ पर जितना वोल्टेज देंगे वो इधर हम लोगों को ज़्यादा वोल्टेज बना के देगा। ठीक है, कौन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है भैया, ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर इसका मैथमेटिकल भी लिख दिया, एन एस जो है वो ज़्यादा होता है एन पी से। मतलब एन एस का मतलब जो हमारा सेकेंडरी कॉइल होता है, द्वितीय कुंडली होती है, उसमें एन मतलब फेरों की संख्या अधिक होती है। ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि अधिक। ठीक है, एन पी से। चलिए नेक्स्ट है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है,
तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसमें उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेजेस में बदल दिया जाता है। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो हम लोग ज़्यादा देंगे और इधर वोल्टेज हम लोगों को कम मिलेगा। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज को कम करने का कार्य करता है कौन, हमारा जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसमें देखो, तो इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होता है। मतलब मेरे इसमें प्राथमिक कुंडली में जो होती है इसमें संख्या जो होगी इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बस आप लोगों को इसमें ज़्यादा फेरों की संख्या लपेट देनी है। अगर मान लो अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना हो तो आप लोगों को NP, मतलब जो हमारा प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या यानी NP को हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लपेट देंगे, 4 5 7 8, और इसमें केवल 2-3 बार ही लपेटेंगे, तो ये हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये हाई वोल्टेज को, ये हाई जो AC करंट होते AC करंट होती है उनको क्या कर देता है, लो कर देता है। ठीक है, कम कर देता है। ठीक है भैया, समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ट्रांसफार्मर को पढ़ लिया, हमने ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़ लिया, हमने ट्रांसफार्मर के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं इसके बनावट पे। ठीक है, इसके बनावट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बनावट में हम लोग क्या लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियों को एक ऊपर रखकर आयताकार पतलित क्रोड बनाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है मेरे भाई, एक के बाद एक लेयर को हम लोग पतली मतलब पत्तियों की तरह एकदम शीट के रूप में कर देते हैं और इस पर एक लेयर को चढ़ाते जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, पटलित क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मेरे भाई जब इसको हम लोग पटलित बनाते हैं तो इसमें भंवर धारा क्या होती है, उत्पन्न नहीं होती है, और जब भंवर धारा नहीं उत्पन्न होगी तो इसमें उष्मा की हानि नहीं होगी, मतलब ये गर्म नहीं होगा। जब गर्म नहीं होगा तो उष्मा की हानि नहीं होगी, और उष्मा की हानि नहीं होगी तो इसकी जो इफिशियंसी है, मतलब इसको जो कार्य करने की क्षमता है वो अधिक रहेगी। ठीक है, ये अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा, तांबे के तार को कई फेरों में लपेट कर 2 अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं जिन्हें प्राथमिक और द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है। ये देखो, प्राथमिक कुंडली को हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ दिया है और हम लोग इसमें 2 कुंडलियां बनाते हैं, एक द्वितीय हो गया, एक प्राथमिक कुंडली हो गया। इसमें हम लोग तार को, कॉपर के तार को इसमें लपेट देते हैं। इस तरीके से आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है भैया, अच्छा, अब इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म पर आते हैं। क्रियाविधि क्या है इसकी, तो देखो, जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है, मतलब जब हम लोग प्राइमरी कॉइल को, मतलब प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रवाहित करते हैं, मतलब देते हैं इसमें, तो क्या होता है मेरे भाई, से जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होगा। अब इसके चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन हुआ तो इस लोहे की मदद से, जो नर्म लोहे हैं पटलित, ठीक है, इनके मदद से यहाँ पर भी जो हमारा द्वितीय कुंडली है इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन होने लगेगा। ठीक है, और इस तरीके से मेरे भाई देखो, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्यों प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी इसमें भी जो हमारा द्वितीय कुंडली है इसमें भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के नाते एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, एक करंट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग इसको अन्योन्य प्रेरणा बोलते हैं, मतलब किसी और के द्वारा प्रेरित हो जाना। ठीक है, तो देखो हमने भैया धारा का हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज इसमें दिया, चुंबकीय फ्लक्स इसमें परिवर्तन हुआ, अब देखो धारा इसमें बहने लगा है। ठीक है, तो क्यों, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, ये भी बात आप लोगों को समझ आ गई। अब हम लोग आते हैं फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे, और हम लोग इसे में देखेंगे इसकी इफिशियंसी, इसकी दक्षता कितनी होती है, कैसे होती है, और इसका हम लोग देखेंगे एक परिमाण अनुपात होता है जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फैराडे का नियम हम लोगों को पता है मेरे भाई। फैराडे के नियम से हम लोग अगर प्राथमिक कुंडली में देखें, एक बार प्राथमिक कुंडली में और एक बार हम लोग द्वितीय कुंडली में देखेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास होगा EP = -NP और इंटू ये हो गया डेल्टा। ठीक है, ये होता है डेल्टा φ/Δt या dφ/dt भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये मैं भी आप लोगों को यहाँ पर बताने आया हूँ। ठीक है, सब कुछ आराम से समझाऊंगा। मैं एक अलग पेज ले लूँ। ठीक है, ठीक है भैया, मैंने अलग पेज ले लिया। देखो यहाँ पे मेरे भाई ये क्या है, EP जो हमारा है ये विद्युत वाहक बल है। P का मतलब प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं हम लोग, तो P का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी। और NP क्या है मेरे भाई, NP है हमारा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, EP क्या है, EP हमारा है विद्युत वाहक बल। क्या, विद्युत वाहक बल। ठीक है, किसमें, प्राथमिक कुंडली में, P प्राथमिक कुंडली में। समझ में आ गई बातें। ठीक है, और NP क्या है मेरे भाई, फेरों की संख्या है प्राथमिक कुंडली में। अच्छा, ये क्या है, ये डेल्टा φ/Δt क्या है, या dφ/dt क्या है मेरे भाई, ये है चुंबकीय फ्लक्स,
और d5 का मतलब क्या है कि परिवर्ती। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो हो रहा है किसके साथ, समय के साथ, है ना। अच्छा, इनका द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम आप लोगों ने पढ़ा है। द्वितीय नियम में इन्होंने ये बताया था मेरे भाई कि जब हम लोग क्या करते हैं विद्युत ई जो होता है क्या होता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल तभी यहाँ पर उत्पन्न होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्सों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, d5 अपान में dt। और यहाँ पर एक निगेटिव का साइन आता है। निगेटिव का साइन क्या बताता है, इस निगेटिव का साइन ये बताता है मेरे प्यारे दोस्तों, लेंज का नियम, कि ये जो हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ की दिशा है, जो ईएमएफ हमारा यहाँ उत्पन्न हुआ है वो उस परिवर्तन का ही विरोध करता है जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुआ रहता है। ठीक है, ये उस परिवर्तन का ही विरोध करता है। ठीक है, उसका विरोध करता है जिसके कारण के ईएमएफ या ई जो हमारा ये विद्युत वाहक बल है ये उत्पन्न होता है, उसी का विरोध करता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करते हैं। और d5 अपान में dt क्या होता है मेरे भाई, समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्सों में जो परिवर्तन होता है। ठीक है, तो द्वितीय नियम ये जो है इनका मैथमेटिकल वाला फैराडे का यही था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिखा है। देखो प्राथमिक कुंडली क्या है मेरे भाई, प्राथमिक कुंडली के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो हमारा जो विद्युत वाहक बल होगा ईपी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ई क्या है, विद्युत वाहक बल है हमारा, और पी क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, चूंकि इन्होंने केवल एक तार के लिए दिया था, ये जो है एक तार के लिए। ठीक है, एक तार के लिए ये हमारा फार्मूला था कि एक तार में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह उसके किसमें मेरे भाई, चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन की दर के क्या होता है मेरे भाई, इक्वल होता है। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन क्या होता है, जिसके कारण कि हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। इसके लेंज का नियम आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसको भी तैयार कर लेना, मैं आप लोगों को तैयार करवा दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, एनपी हम लोग इसीलिए लेते हैं मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर जो फेरों की संख्या एक से अधिक है, तो हमने यहाँ पर इस वाले में, क्योंकि ये किसके लिए है, क्योंकि ये जो हमारा d5 अपान में dt है केवल एक तार के लिए था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एनपी मतलब क्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या जो हमारे तार लपेटे गए हैं, एक बार थोड़ी ना लपेटे गए हैं। देखो यहाँ पर एक बार नहीं तार लपेटा गया है ना, तो यहाँ पर 3 बार लपेटा गया है ना। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग यहाँ पर एनपी की जगह पर 3 लग देंगे इस तरीके से, है ना। बाकी वो न्यूमेरिकल की बात है, हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं मेरे भाई, प्रूफ कर रहे हैं ना। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एनपी लिख देते हैं और मल्टीप्लाई में हमारा इस तरीके से डेल्टा5 अपान में डेल्टा टी हो जाता है। समझ में आ गई इतनी बातें। ठीक है भैया, पूरा अच्छे से समझा दूंगा। अच्छा, इसको आप लोग मान सकते हो समीकरण फर्स्ट भी। ठीक है, अब इसी तरीके से द्वितीय कुंडली में क्या हो जाएगा, ई एस, जो हमारा ई है क्या है, विद्युत वाहक बल है, एस मतलब सेकेंडरी, मतलब द्वितीय कॉइल में, द्वितीय कुंडली में, माइनस एन एस। माइनस क्यों है, लेंज के नियम से मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, एन एस क्यों आया है, एन एस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एन एस का मतलब होता है फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल में, है ना। अच्छा, डेल्टा5 अपान में डेल्टा टी, ये भी इस तरीके से हो गया द्वितीय कुंडली के लिए। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों का हम लोग अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, देखो दोनों का अनुपात लेने पर, दोनों का अनुपात जब हम लोग लेंगे तो इस तरीके से ईपी अपान में ईएस कर लेंगे। ईपी अपान में ईएस मतलब कि विद्युत वाहक बल प्राइमरी कॉइल में और विद्युत वाहक बल सेकेंडरी कॉइल में, इन दोनों का जब हम लोग रेशियो ले लेंगे तो ईपी इज इक्वल हमारे पास क्या है, माइनस एनपी अपान में डेल्टा5 अपान में डेल्टा टी, या d5 अपान में dt भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना ईपी का यहाँ पर हमारे पास वैल्यू रख दिया, इस तरीके से ईएस का भी वैल्यू हमने रख दिया। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डेल्टा5 अपान में डेल्टा टी, डेल्टा5 अपान में डेल्टा टी भी यहाँ से कैंसिल आउट, बचा कौन, ईपी इज इक्वल, ईपी अपान में ईएस इज इक्वल एनपी अपान में एनएस। ये हमारा होता है मेरे भाई परिगणन अनुपात, और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और ये आर होता है हमारा परिणमन अनुपात। क्या, इस आर को हम लोग क्या बोल देते हैं, परिणमन अनुपात। क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस आर को हम लोग बोल देते हैं परिणमन अनुपात। क्या, परिणमन अनुपात, है ना। ईपी इज इक्वल ईएस, ईपी अपान में ईएस इज इक्वल एनपी अपान में एनएस, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं वीपी अपान में वीएस। ये क्या है मेरे विद्युत वाहक बल, या इसको हम लोग विभव के रूप में लिख सकते हैं। तो जो हमारा प्राथमिक कुंडली में विभव होता है उसका रेशियो वो जो होता है वो एनपी अपान में एनएस होगा। मतलब एनपी अपान में एनएस क्या होता है, एनपी हमारा क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और ये है सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, जो हमारा द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या है ना। इन दोनों का जो रेशियो होता है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल का अनुपात, ये जो ईपी अपान में ईएस है ना, ये क्या अनुपात होता है, जो वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये हमारा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इस तरीके से, या आप लोग इसको विद्युत वाहक
कि विद्युत वाहक बल के जगह पर आप लोग विभव भी लिख सकते हो उस तरीके से। वीपी अपन में वीएस इज इक्वल एनपी अपन में एनएस हो जाएगा और इसे हम बोलते हैं परिणामन अनुपात। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। अब आते हैं इसके हम लोग एफिशिएंसी पे, दक्षता पे, ठीक है। अब देखो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है इसके लिए फार्मूला क्या होता है मेरे, इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी प्रतिशत होती है, ठीक है। तो देखो निर्गत शक्ति, निर्गत मतलब जो इधर से निकल रही थी, ठीक है, द्वितीय कुंडली से जो भी निकलती है वो होती है निर्गत शक्ति, और निवेशी मतलब जो हम लोग वहां पर डाल रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग उसमें इनपुट दे रहे हैं, और निर्गत मतलब जो हमारा आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो ये होता है निर्गत शक्ति अपन में निवेशी और इंटू 100 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं। और ये हमारा होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम लोग इस तरीके से ईटा से प्रतिशत करते हैं। तो दक्षता हमारी क्या होगी, ईटा, इट इज इक्वल पीएस। पीएस मतलब क्या हो गया, पावर। पावर मतलब शक्ति, किसमें मेरे भाई, सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में जो हमारी शक्ति है वो उसका अनुपात किसके साथ, पी मतलब मेरे भाई जो हमारा द्वितीय कुंडली है उसमें जो पावर होता है, ठीक है, द्वितीय कुंडली पावर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसके वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और इनटू हम लोग यहाँ पर 100 कर देंगे, तो हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा कि इतना प्रतिशत हमारा इफिशियंसी है किसकी मेरे प्यारे दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दक्षता का फार्मूला भी यहाँ पर बता दिए हैं और इस पर भी न्यूमेरिकल आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस ट्रांसफार्मर का क्या क्या समझा है, इस ट्रांसफार्मर का हमने चित्र समझ लिया है, इसके फंक्शन हम लोग लिए, इसके मैकेनिज्म को भी हमने समझ लिया कि कैसे वर्क करता है, सब कुछ हमने फुल डिटेल में पढ़ लिया है मेरे भाई। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।